दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 7 की पर्यावरण का स्टडी करेंगे, चैप्टर 4 का, जिसका नाम है वायु। तो देखिए, वायु के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारे वायुमंडल में कितने कितने प्रतिशत जो है कौन सी गैसें हैं, गैसों का काम क्या है, तो इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की जो है घनी चादर है और जिसे कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो घनी चादर है उसे कहते हैं वायुमंडल। तो पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पे निर्भर है। वायुमंडल में ही तो गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ऑक्सीजन हुई। ऑक्सीजन जो है हमारी प्राणवायु भी कही जाती है ऑक्सीजन को, तो हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की किरणों की हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। आपने ओजोन के बारे में आप जानते ही होंगे। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को जो है रहने योग्य बनाया है। किसी भी जो है प्लैनेट पे रहना किसी भी जो है प्लैनेट पे रहना पॉसिबल नहीं है। केवल ये हमारी पृथ्वी ही है जहाँ पे रहना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ जल है, पानी है ना, जल है, वायु है, सब चीज़ उपलब्ध है जहाँ पे मानव जो है अपना जीवन यापन कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत मतलब पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस जो है वो पैदा करती है, प्रभाव पैदा करती है और इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में, मतलब इसकी इन प्रेजेंस में, जब ये नहीं रहती तो धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों और जो है कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब जो है इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिससे जल का स्तर बढ़ेगा, समुद्र के जल का स्तर, और जिससे जो है तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप पौधे और पशु जो है वो लुप्त हो सकते हैं। अब बात करेंगे वायुमंडल के संघटक के बारे में। तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, कौन कौन से इसके संघटक हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में जो है वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। देखिए, हम पाई चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लू लाइन से दिख रही है, ये है ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है? 21%। और सबसे ज़्यादा मात्रा है नाइट्रोजन की, ठीक है, 78%। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत देखिए, ये जो ऑरेंज लाइन बनी हुई है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। तो ये कितनी है? 0.03%। ऑर्गन कितने प्रतिशत है? ये जो पीली लाइन से बनी हुई है, ये है 0.93%। और अन्य सभी गैसें जो है वो 0.04% है। अब हम आइए जानते हैं इनके काम क्या है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है और इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। आपने वृत्त में देख लिया है। तो देखिए, नाइट्रोजन जो है वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। आपसे पूछा भी जाएगा कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 78%, और सबसे ज़्यादा यही गैस पाई जाती है। और जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और उसे फिर बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो वे जो है सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, वे नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में जो है वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले, आप सभी जानते होंगे, दाल के पौधे, ठीक है, दाल की जड़ें जो होती हैं, मैं आपको दिखा दूं, दाल की जड़ें जो होती हैं वो लेग्यूमिनस होती हैं, ठीक है, गांठ बनी होती है उसमें, ऐसे ऐसे गांठ बनी होती हैं।
और इसमें जो है वो नाइट्रोजन भरा होता है। इसमें जो है एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। मतलब क्या कि वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है और उसको नाइट्राइट फॉर्म में चेंज करता है। ठीक, आगे बात करेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ठीक, अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है और मनुष्य और पशु सांस लेने में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन जो है वो उत्पन्न करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि पौधे जो है वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं कैसे, वो ग्लूकोज लेते हैं जो है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं प्लस और वाटर लेते हैं 6H2O एरो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश सनलाइट, तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं C6H12O6 प्लस 6O2। क्या हुई रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो भोजन तो वो बना लेते हैं, वो अपना जो है खा लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देते हैं। किसके लिए, ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज कर देते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जब हम वृक्ष जो है काटते हैं तो इसका संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। बात करेंगे अब कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। तो हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, आप सभी देख चुके हैं, और ऑक्सीजन जो है वापस देते हैं। मनुष्य और पशु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम जो है सांस लेते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। और मनुष्यों और पशुओं द्वारा जो है वो छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों का प्रयोग जो है पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है और जिससे ये संतुलन जो है वो बना रहता है। परंतु यह संतुलन जो है कोयले और खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं और परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को भी प्रभावित करता है। आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो पढ़ा ही, और देखिए ये पैरा भी देख लेते हैं कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी वायु सघन और भारी होती है और इसीलिए इसमें जो है नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। और गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। आप सभी जानते होंगे जब आप जो है एयर कंडीशन चलाते हैं, आप जो है एसी चलाते हैं, तो क्या होता है, एसी कैसे फैलती है। आप देखिए एसी जो है धीरे 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 खाली स्थानों में जो है उसकी ठंडक जो है भर जाती है। तभी आप देखते होंगे कि जब हम कुछ देर के लिए एसी बंद भी कर देते हैं तो हमारा रूम जो है वो ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है, कि वो जो है वो रिक्त स्थान में भर जाता है जिससे हमें ठंडक जो है वो प्रदान होती है। और इस प्रकार जो है ये वायु का चक्र चलता रहता है। अब बात आती है इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, वायुमंडल की संरचना। तो देखिए हमारा वायुमंडल जो है 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। सबसे नीचे होता है शोभमंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर बाह्यमंडल, फिर बहिर्मंडल। बात करेंगे अब शोभमंडल की। हमारी ये देखिए परत भी हम देख लेते हैं। ये देखिए सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल है। फिर ये जो है ओजोन की परत है, ये ओजोन की परत दिख रही होगी जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को हमारे पास आने से रोकती है, ठीक है। और अगर ये किरणें हमारे तक पहुंच जाएंगी तो क्या होगा, इससे जो है त्वचीय कैंसर होने का खतरा रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें यह भी प्रदर्शित हो रहा है कि देखिए क्षोभ मंडल में ही माउंट एवरेस्ट स्थित है। बात करेंगे अब समताप मंडल की। तो देखिए ये जो हवाई जहाज वाली गतिविधियां होती है ये कहाँ होती है, ये होती हैं समताप मंडल में। और क्षोभ मंडल में जो है अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्षा जो है होती है वो किस मंडल से होती है, तो ये होती है क्षोभ मंडल से, ठीक है। अब ये आ गई समताप की सीमा, ठीक है। समताप की सीमा जैसे ही खत्म होगी तो शुरू हो जाएगा मध्यमंडल, ठीक। मध्यमंडल अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आप देख लीजिए। फिर है ये मध्य सीमा हो गई। फिर इसके बाद आएगा बाह्य वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। सबसे ऊपर क्या होता है, बहिर्मंडल। तो कभी कभी जो है ये सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, अब बात करते हैं क्षोभ मंडल की। तो ये परत जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। आप ये मान लीजिए कि 13 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी, 13 किलोमीटर, और हम इसी मंडल में मौजूद हैं, सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सारी घटनाएं, जैसे वर्षा हो गई, कोहरा हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको ध्यान रखेंगे। वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण इसी परत के अंदर जो है वो होती है। ठीक है, बात करेंगे अब समताप मंडल की। समताप मंडल में क्या होता है, देखिए क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर जो है भाग समताप मंडल कहलाता है, और ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है, ऊंचाई तक। और ये परत जो है बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं के लगभग मुक्त होता है। ये सारी घटनाएं तो क्षोभ मंडल में हो गई ना, तो यहाँ तो मुक्त ही होंगी। तो इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। और समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें जो है ओजोन गैस की परत पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। और इसका काम भी मैंने बता दिया कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को हमारे तक आने से रोकती है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर का मंडल कौन सा है, थर्ड नंबर का मंडल है मध्य मंडल। तो ये वायुमंडल की तीसरी परत है, समताप मंडल के जस्ट ऊपर 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है, और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो है इसी परत में आने पर जल जाते हैं। बात करेंगे अब बाह्य मंडल की। तो ये जो है बाह्य मंडल जो है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी तीव्रता से बढ़ता है। देखिए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तापमान में भी अधिकता आती जाएगी। और आयन मंडल जो है इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है यहाँ पे। तो इस परत का उपयोग रेडियो संचार के लिए होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। सबसे आखिरी मंडल है बहिर्मंडल। तो ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और जिसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, और ये वायु की पतली परत होती है, और हल्की गैसें जैसे हीलियम हो गई, हाइड्रोजन यहीं पर अंतरिक्ष में जो है वो तैरती रहती हैं। अब बात करेंगे मौसम एवं जलवायु। तो देखिए, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर जो है एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण की बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। तो मौसम जो है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, और आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम जो है नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम जो है उस स्थान की जलवायु बताता है। तो क्या आप समझ गए कि मौसम की दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। जैसे इस समय देखिए, कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है, कभी बारिश होने लग जाती है। इस समय का मौसम मतलब बताना मुश्किल है कि कब बारिश हो जाए और कब जो है धूप निकल आए। बात करेंगे अब तापमान के बारे में। तो देखिए, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। हम कहते हैं ना कि आज बहुत ज़्यादा धूप है, देखो आज हवा चल रही है, आज कम धूप है, आज ठंडा मौसम है, ऐसे हम अनुमान लगाते हैं। तो वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल का ताप केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में जो है वो ज़्यादा गर्मी होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, आपतन जो है इसका महत्वपूर्ण कारक होता है जो तापमान के विकिरण को प्रभावित करता है। तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो है जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे कहते हैं आतपन। ठीक है, तपन। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आतपन क्या होता है, तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे कहते हैं आतपन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस पैरा की। तो देखिए, यह जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि पृथ्वी जो है सूर्य की ऊर्जा के मतलब समझ लीजिए इकाई, दहाई, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करती है, 2 अरबवा भाग ही प्राप्त करती है।
अब देखिए, तापमान को मापने की मानक इकाई जो है डिग्री सेल्सियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेल्सियस है। और इसका आविष्कार किया था एंडर्स सेल्सियस ने किया था। और सेल्सियस पैमाने पर जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। दूसरी बात, इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया। तीसरी बात, 0 डिग्री पर जल जो है वो जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक, अब बात करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव जो है बर्फ में क्यों ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें ही नहीं उग पाएंगी। गर्मियों की फसलें कहाँ उग पाएंगी। तो गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में जो है एस्फॉल्ट से बनी सड़कें, जिसे आप डामर कहते हैं, धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तो नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब देखिए, वायुदाब के बारे में बात करेंगे। यह जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर जो है उच्च दाब के साथ साथ जो है बल लगाती है, किंतु हमें इसका अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वायु का दाब जो है हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, इक्वली प्रेशर लगता है, इक्वली प्रेशर लगता है और हमारा शरीर जो है उसके विपरीत बल लगाता है, तो हमें पता नहीं चल पाता है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु दाब किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह द्वारा वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। और वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ध्यान रखेंगे, समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। ठीक है, ऊंचाई पर जाने पे वायुदाब घटेगा। फिर वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के दाब द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। और निम्न वायुदाब जो है बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। बात करेंगे अब कम तापमान वाले क्षेत्रों की। तो कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु जो होती है वो ठंडी होती है, अतः यह जो है भारी होती है। तो भारी वायु जो है निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। निमज्जित होकर मतलब फैलकर। ठीक है, उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है और वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न जो है दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि वायु कहाँ से कहाँ गमन करती है? उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। तो अब बात करेंगे पवन के बारे में। तो पवन क्या होते हैं? देखिए, पवन के नाम उसके आने दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, पश्चिम से आने वाली पवन जो है पश्चिमी पवन, जिसे हम पछुआ पवन के भी नाम से जानते हैं। पवन के बारे में बात करने से पहले हम ये ऊपर वाला पैरा देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, आप ये जो है जानते हैं क्या कि चांद पर वायु नहीं है, वहाँ वायुदाब भी नहीं है। भैया, वायु नहीं है तो वायुदाब कहाँ से होगी, है ना। तो अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। और यदि वे अंतरिक्ष पोशाक न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा जो है विपरीत बल लगने के कारण रिक्त शिराएं फट जाती हैं। जो रक्त की शिराएं होती हैं वो फट जाती हैं और अंतरिक्ष यात्री जो है रक्त स्रावित होने लग जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं पवन के बारे में। पवन क्या होता है? ठीक है, तो पवन जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च से निम्न, उच्च से निम्न। ठीक, आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर जो है गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है और कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल और धुओं को उड़ते हुए जो है देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है, पवन का मतलब क्या? हवा, इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आप देख पाते होंगे कभी कभी जब बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है, हवा चलती है, तो हमारा चलना मुश्किल होता है। तो जो है आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में जो है छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। तो पवन को जो है वो 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो आइए देखें। देखिए, पहली पवन का प्रकार है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें किसे कहते हैं? देखिए, पहले आप ये जो है पाई चार्ट बना हुआ है, इसे आप समझ लीजिए। देखिए,
सबसे पहले आती है बात भूमध्य रेखीय निम्नवत दाब, जिसे हम डोल्ड्रम के नाम से भी जानते हैं, और ये है भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात क्या होता है कि नीचे जो देखिए, नीचे जो है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है, ऊपर जो है जो है पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं और भूमध्य रेखा की ओर जो है गमन करती हैं। आप एरो का मार्क देख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद होती है उपोष्ण उच्च दाब। उपोष्ण उच्च दाब मतलब आधा उष्ण आधा ठंडा, उपोष्ण, जिसे हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है सनातन पछुआ पवनें। इधर देखिए, यहाँ ध्रुवीय पूर्वी पवनें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ठंडी पवन जो है वो गमन करेगी, ठीक है। आगे बात करेंगे स्थानीय पवनों के बारे में। तो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, इनकी दिशा निश्चित होती है। अब बात करेंगे अगला प्रकार मौसमी पवनें। तो ये पवनें भी जो है ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है, ऋतु चेंज जो है दिशा चेंज। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। अब आती है बात स्थानीय पवनों की। तो ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे स्थल और समुद्र समीर, है ना। तो आप ये भी जानते होंगे, भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो है गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद है, इसे कहते हैं लू। तो गर्मियों में जो हवा चलती है इसे कहते हैं कि देखो लू आ गई है, लू लग जाएगी, है ना। देखिए, बात करेंगे अब चक्रवात के बारे में, प्राकृतिक आवेश। तो देखिए, भारत के पूर्वी समुद्री तट में स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा, ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, 36 घंटे से ज़्यादा समय तक चलती रही। और तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, बहुत बहुत मतलब त्रासदी हो गई। अनेक औद्योगिक भवनों और जो है अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें पूरी तरीके से जो है कट गईं। चक्रवात के जो है फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र, जो ऐसे क्षेत्र जो पानी से घिरे हुए होते हैं, तो तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई और अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गईं, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरीके से जो है वो नष्ट हो गई। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ फिगर आउट हो रहा होगा, ये चक्रवात द्वारा जो है वो विनाश दिख रहा होगा आपको चित्र में। तो 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार में है, के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप जो है वो धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुंडा के बीच जो है क्षेत्रों को प्रभावित किया। तो इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इसने लगभग 130 लाख लोगों को प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जी, फल सब नष्ट हो गए और ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न जो है लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए, क्योंकि चक्रवात आया, समुद्र का पानी आया और समुद्र का पानी आप सभी जानते हैं कि खारा होता है और खारा होता है तो ये जो है भूमि को अनुपजाऊ बना देता है। तो साल, सागवन, बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप और कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल जो है वो लुप्त ही हो गए। अब आपको ये फिगर आउट हो रहा होगा कि देखिए, ठंडी वायु जो होती है भारी होने के कारण नीचे बैठती है और गर्म वायु हल्की होने के कारण जो है वो ऊपर की ओर उठती है। बात करेंगे अब आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता क्या होती है? तो देखिए, जब जल जो है पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं।
और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, मतलब जब वायु में जलवाष्प बहुत अधिक होगा तो उसे हम आर्द्र दिन कहेंगे। ठीक, और जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है और इसी प्रकार जो है यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। तो आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं, हमें सफोकेशन जो है वो फील होता है। तो जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं और बादल जो है इन्हीं जल बूंदों से का जो है समूह बनाते हैं और जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तो ये वर्षण का रूप ले लेती हैं। देखिए आर्द्र वायु जो है वो ऊपर उठी और ये बादल बनाई जिससे जो है पर्वतीय वर्षा हो रही है। ठीक है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज आपने जो है अपने पीछे सफ़ेद पथ का जो है वो चिन्ह छोड़ देते हैं। ठीक है, और इनके इंजनों से निकली नमी जो है वो संघनित हो जाती है। तो वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक जो है पथ के रूप में दिखाई देती है। अब बात करेंगे पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण जो है वो क्या कहलाता है? वर्षा कहलाता है। और ज़्यादातर जो है भौम जल यानी भूमिगत जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं, है ना। और जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल जो होता है अनावृत पहाड़ों से जो है वो नीचे बहता है और निचले इलाके में बाढ़ का कारण बनता है। तो क्रियाविधि के आधार पर वर्षा जो है 3 प्रकार के होती है। पहला है संवहनी वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा और तीसरा है चक्रवाती वर्षा। तो देखिए पौधे और जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है और यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा आ जाता है और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। अब बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वायुमंडल क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की बनी चादर से घिरी हुई होती है जिसे हम कहते हैं वायुमंडल और पृथ्वी पर सभी जीव जो है वो जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों का बना हुआ है। तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन गैस 78% है और ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत है? 21%। तो इन दोनों गैसों की भारी मात्रा हमारे वायुमंडल में है। अगली बात करेंगे वायुमंडल में कौन सी जो है गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। तो आप सभी को मैंने बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है और कार्बन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हरित गृह जो है प्रभाव उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है मौसम किसे कहते हैं। तो देखिए किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अगला है वर्षा के 3 प्रकार लिखें। तो वर्षा के 3 प्रकार कौन कौन से बताए थे मैंने? संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, दूसरा चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा और तीसरा पर्वतकृत वर्षा। ठीक है, अगला है वायुदाब क्या है। तो वायुदाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है? वायुदाब कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है हम सही गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो कौन बचाती है? ओजोन किरण। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। तो कौन सी परत सबसे महत्वपूर्ण है? क्षोभमंडल। अगला है वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है। तो कौन सी बादल विहीन है? समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है? बताइए। वायुदाब जब हम ऊपर जाते हैं तो घटता है। अगला क्वेश्चन है जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वर्षा। अब ये दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, इसे भी हम कर लेते हैं। तो व्यापारिक पवनें ये क्या है?
ये है स्थायी पवन। ठीक। लू क्या है? लू जो है वो स्थानीय पवन है। मानसून क्या है? मानसून जो है वो मौसमी पवन है। और पवन क्या है? ये पवन की क्षैतिज गति है। ठीक है। अब कारण बताना है, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कि पहला ये बताना है कि आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। क्यों? देखिए, आप सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु में ही अक्सर जो है आर्द्र दिन होते हैं, और आर्द्र दिनों में हवा में जो है जलवाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा जो है वो अधिक होती है, और हवा में जलवाष्प की मात्रा और नमी जो है के कारण गीले कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। अगला है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती है। क्यों? तो देखिए, दक्षिण की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, और यही कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो है आने पर आतपन की मात्रा जो है वो घट जाती है। तो चलिए, यही समाप्त होता है ये वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे अगले वीडियो में जल चैप्टर के साथ।